Hello, Achievers. Welcome to Mr. UPSC. I hope you all must be doing very well. And after quite a long time, we are here together. सबसे पहले मेंस 2024 का रिव्यू देखने से पहले आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू फॉर योर सर्वाइवल. फाइनली यू आर हैप्पीली बैक फ्रॉम quite a tumultuous and topsy-turvy journey of giving mains for 9 days back to back. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कूडोज टू यू गाइस, यू हैव कंप्लीटेड एक बड़ी जर्नी जो आसान नहीं है. एक दो बातें करना चाहूँगा उससे पहले कि नॉन यूपीएससी वाले लोगों को तो ये बात बिल्कुल नहीं पता होगी. इवन मोस्ट ऑफ द सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट्स विल बी अनअवेयर ऑफ इट. क्या चीज़ है? देखो 2023 में लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स मस्ट हैव गिवन प्रीलिम्स. उसमें से 13,000 क्लियर्ड इट. उसमें से 13,000 ने मतलब मेंस लिखा, राइट? 13,000 में से हाउ मैनी गॉट सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू? 3,000. मतलब सॉरी यार, ये गली के कुत्ते. 10,000 ऐसे लोग थे जिन्होंने मेंस लिखा बट सिलेक्ट नहीं हुए, राइट? अब इन 3,000 में से भी फाइनली 1,000 गॉट सिलेक्टेड आफ्टर द इंटरव्यू, मतलब फाइनली गॉट सिलेक्टेड. बट 2,000 ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने मेंस क्लियर किया बट इंटरव्यू में वो क्लियर नहीं कर पाए, राइट? अब इन 1,000 में से भी 180 गॉट IAS, 30 to 35 गॉट IFS, रिमेनिंग 790 के आसपास. 790 हुआ ना, 180 210 ओके, 790 के आसपास गॉट अदर सर्विसेज. अब यूपीएससी में टोटल 24 डिफरेंट सर्विसेज आर देयर. IAS IFS के अलावा इवन IPS रीअपियर इन द एग्जाम मोस्ट ऑफ द टाइम्स. और यूपीएससी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 39 to 40% फिल द फॉर्म नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है? इसका 40% कितना हुआ ये मैंने देखा, 316 के आसपास. सेफ साइड माने 250 भी माने, ठीक है? तो 250 ऐसे लोग भी होंगे जो सिलेक्ट हो चुके हैं. फाइनली दे आर इन द सर्विस एंड दे आर रीअपियरिंग फॉर द एग्ज़ाम. अब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इस बार 2024 में प्रीलिम्स हुआ 13,000 अपीयर इन द मेंस, जो कि आप लोगों में से ही हैं, राइट? अब इन 13,000 में से ऑलरेडी इनमें से कितने होंगे? 10,000 ऐसे लोग, या थोड़ा सेफ साइड भी मान लेते हैं, इससे थोड़ा कम मान लेते हैं, कि जिन्होंने प्रीलिम्स पहले क्लियर किया हुआ है, मेंस लिखा हुआ है, हाउएवर दे वर नॉट सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू, ठीक है? बट 2,000 ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहले मेंस क्लियर किया हुआ है, और 250 तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने दे आर ऑलरेडी इन द सर्विस. तो टोटल कितना हुआ? 12,250. 13,000 में से 12,250 तो ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी ये मेंस का एक्सपीरियंस कर चुके हैं, जो मेंस या तो दे चुके हैं या सिलेक्ट हो चुके हैं, और फाइनली इवन दे आर इन द फाइनल लिस्ट. तो ये सिर्फ एक साल की बात है. उसके पिछले साल के 2022 के भी कुछ लोग होंगे जो मेंस दोबारा दे रहे हैं. तो आपका कंपटीशन इन लोगों के साथ था. यू हैव डन अ रियली गुड जॉब. ये छोटी बात नहीं है, ये सभी को समझ नहीं आता. अगर आपको आ रहा है तो वेल एंड गुड, कूडोज टू यू, यू हैव कंप्लीटेड अ पेपर. और 3 दिन के लिए देखो, एक मिनट मैं और पेज ऐड कर लूँ, ठीक है? अब देखो 3 days में यू हैव गिवन 5 पेपर्स. ऐसे GS 1 2 3 4, ठीक है? GS 1 में ऐसे में 2400 वर्ड्स होते हैं, लिखने होते हैं. 4,000 वर्ड्स एक पेपर में लिखने होते हैं. इंटू 4 पेपर्स 16,000, प्लस करेंगे 18,400. 3 दिनों में ये लिख के आए हो आप. और सिर्फ अपनी मर्ज़ी से कुछ ऐसा नहीं कि गाने गुने लिख रहे हो, ऐसा नहीं कुछ लिख रहे. अच्छा क्वालिटेटिव कंटेंट लिख रहे हो जिसमें क्रिटिकली एनालाइज करना है, कुछ एग्जांपल्स डालनी है, यू नीड टू साउंड इंटेलेक्चुअल, वो सारी चीज़ें करके आए हो. तो आई एम अप्रिशिएटिंग ऑल ऑफ़ यू. कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर सर्वाइवल. और सिर्फ ये GS की बात कर रहा हूँ. आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट ऑप्शनल और लैंग्वेज में भी 2 ऐसे लिखने होते हैं, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा. ऑप्शनल की भी बात नहीं कर रहा. इस सब के लिए यू आर वेल ब्रेव, यू हैव द करेज, यू हैव द वेलर, सो कूडोज टू यू फॉर दैट, ठीक है? अब रिव्यू की बात करें. देखो मैंने सारे पेपर सॉल्व कर लिए हैं. ऐसे भी किया था, ऑप्शनल अभी नहीं किया, बट मुझे मज़ा आया.
एक बाय एंड लार्ज एक चीज़ बता दूं, कोई भी सीरियस कैंडिडेट होगा, अगर उसके लिए एक क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, इफ़ अ क्वेश्चन इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ सीरियस कैंडिडेट, तो फॉर मोस्ट ऑफ अदर एस्पिरेंट्स इट इज़ गोइंग टू बी अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। हमें सभी क्वेश्चंस में 6 नहीं मारना, कुछ क्वेश्चंस बिलो एवरेज भी होंगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एवरेज ही होंगे, कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे भी लिखेंगे जो अबव एवरेज होंगे। ठीक है, अब सारे क्वेश्चंस ना तो बिल्कुल अच्छे होंगे, सारे क्वेश्चंस ना तो बुरे होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा ही होगा, जब मैंने ये पेपर दिया आई वॉज कन्फ्यूज, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर कन्फ्यूज इन डेमोग्राफिक विंटर। अब मुझे बाय चांस ये पता था क्योंकि प्रीलिम्स के मॉक्स में मैंने ये देखा था, प्रीलिम्स के मॉक्स में मैंने ये किया हुआ था। ठीक है, मुझे इसका पता था, बट आई गॉट कन्फ्यूज इन कहाँ पे गया, ट्विस्टर में आई कन्फ्यूज इट विद साइक्लोन और टॉर्नेडो। इन दो चीज़ों में मुझे परेशानी थी कि इन दोनों में से कौन सा होगा, बट गल्फ़ ऑफ मैक्सिको जब ये मेंशन किया तो साइक्लोन्स के साथ मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। तो ऑल्दो आई हैव रिटन आंसर रिलेटेड टू टॉर्नेडो, पर उसमें थोड़ा सा क्रक्स मैंने साइक्लोन का भी दिया कि क्या पता पॉसिबली साइक्लोन की भी बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता था। हाउएवर देयर इज़ ऑल्सो अ मूवी ऑन इट, यूट्यूब पे काफ़ी चल भी रहा है कि ट्विस्टर के ऊपर एक मूवी आई थी, मैंने वो नहीं देखी थी। ठीक है, चलो अब वर्ल्ड वॉर के, यार ये वर्ल्ड हिस्ट्री के अच्छे क्वेश्चन थे। GS1 बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता मेरा, पर दिस वॉज बाय फार द बेस्ट GS पेपर आई हैव सीन। मुझे मज़ा आया ये GS1 का पेपर लिख के, इवन मोर देन GS3 विच इज़ माई स्ट्रेंथ। ठीक है, GS2 वन नेशन वन इलेक्शन, कोविंद कमेटी, मेरे शायद पहले 2 पेजेस में ये लिखा है साइमल्टेनियस इलेक्शंस के ऊपर, PYQ भी है। अच्छा, ये सब देखने के बाद एक और चीज़ देखेंगे, चलो वो भी देखते हैं। क्वेश्चंस अच्छे थे, सॉल्वेबल थे। हाँ, अब ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, इसके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं था। अब स्ट्रेटेजिक रिलेशंस लिखने थे, इकोनॉमिक रिलेशंस, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, इसमें आई ब्लफ किया मैंने थोड़ा। स्ट्रेटेजिक रिलेशंस में आई रोट अबाउट एनर्जी सिक्योरिटी, जितना पता था थोड़ा बहुत एनर्जी सिक्योरिटी के रिलेटेड लिखा। इकोनॉमिक में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो ताजिकिस्तान के साथ चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा लिखा कि अभी टॉक्स आर गोइंग ऑन। डिप्लोमेटिक रिलेशंस में वो IMEC चल रहा है, इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इन सब चीज़ों के बारे में लिखा, एग्जाम्पल्स वगैरह दे के। कंसाइजली और प्रिसाइजली कॉन्क्रीट मुझे कुछ नहीं पता था कि व्हाट इज़ गोइंग अराउंड विद द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। तो ये यहाँ पे आई फेल्ट, अब क्योंकि मैंने मेंस के लिए करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा तो मुझे ये नहीं पता था, बट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हम लिख सकते हैं, तो मैंने ये लिखा। क्वेश्चन तो सारे अटेम्प्ट किए हैं विद इन द टाइम, और मुझे इसका नहीं पता था कि आर दिस कवर्ड अंडर दिस एक्ट और नॉट। अब कॉमन सेंस लगाई कि कवर होना तो चाहिए, पब्लिक एग्जामिनेशन है, अनफेयर मीन्स को तो यहाँ पे भी प्रिवेंट करना है, तो मैंने लिख दिया कि हाँ होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैंने बाद में क्या पता ना हो, तो इसके लिए मैंने एंड में थोड़ा सा एक पैरा इसके ऊपर भी लिख दिया था कि हाउएवर अ डेडिकेटेड एक्ट और लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क नीड्स टू बी इनेक्टेड फॉर दिस पर्टिकुलरली, ताकि बेटर इम्प्लीमेंटेशन वगैरह ये सब हो सके, तो मैंने वो सब लिख दिया था। ठीक है, अब हाँ, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्युलर प्रिंसिपल्स लास्ट ईयर फ्रांस के ऊपर था, वो आता है, तो एज इट इज़ यू कैन सॉल्व दिस पेपर। अब इन सारी चीज़ों से ना 1-2 चीज़ें सीखने को मिलती हैं। क्या? PYQs किंग मेकर है भाई। सिलेबस मत भी कर रहे ना, सिलेबस नहीं भी कर रहे अगर आप, तो PYQs के ऊपर भी अगर नोट्स बना रही है ना, वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मेरे ख्याल से तो सारे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आतिश माथुर सर एक बात कहते थे कि UPSC इज़ अ सरकारी एग्जाम एंड देयरफॉर इट हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड इन अ सरकारी मैनर। नाउ व्हाट इज़ द सरकारी मैनर? इट सिंपली मीन्स दैट योर कोर ऑफ preparation is going to be revolving around 2 things. First is your syllabus, second is your past year questions. इन दोनों चीज़ों के ऊपर जितना भी आपने स्ट्रेंथन कर लिया खुद को, your foundation is going to be fundamentally strengthened on these grounds. ठीक है, सिटीजन चार्टर सिलेबस का पार्ट, सारे क्वेश्चन सिलेबस में से ही हैं, बढ़िया क्वेश्चन थे, मज़ा आया। अब यहाँ काउंटर टेररिज्म कमेटी, दिल्ली डिक्लेरेशन के ऊपर इंट्रोडक्शन लिख दो, बढ़िया रहेगा। मालदीव्स, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे लगे हैं जो एक्सपेक्टेड थे। हाँ, रियल टाइम एग्ज़ाम में वहाँ पे बैठ के कुछ और बात होती है, कुछ दिमाग में कई बार नहीं भी आता। आई कैन फील दैट। ओके,
वेट अ मिनट, GS3, ओके हियर इट इज़। GS3 भी बढ़िया था यार। इट वॉज मोर स्पेसिफिक, जैसे उड़ान स्कीम ये सारी चीज़ें, पर ये की हुई थी तो ठीक था। उड़ान स्कीम, अचीवमेंट्स, 4 लेबर कोड्स, ये यार जब मैं GS3 करा रहा था ना, ये मेरे सामने था, मैंने ये नोट्स में नहीं डाला। पर इफ़ यू हैव डन इकोनॉमी फ्रॉम मृणाल सर, उन्होंने ये करवाया था तो ये हो जाना था, ठीक है। और नार्को टेररिज्म, ड्रग्स ट्रायंगल, गोल्डन क्रिसेंट, वो सब बाय एंड लार्ज बढ़िया क्वेश्चन थे। अब ये देखो, डिज़ास्टर रेजिलियंस, हमने देखा था रेजिलियंस, मिटिगेशन और अडेप्टेशन का डिफरेंस, रिस्क, हज़ार्ड और वल्नरेबिलिटी का डिफरेंस। कॉन्सेप्ट से और कुछ नहीं है। एस्टेरॉइड्स पे क्वेश्चन था, और व्हाट स्ट्रैटेजीज हैव बीन डेवलप्ड टू प्रिवेंट सच कैटास्ट्रोफे, हमने वो केस्लर सिंड्रोम वाला पढ़ा था। इट वाज रिलेटेड टू स्पेस डेब्री ना, डेब्री, और वो हार्पून कैप्चर, कि कैसे डेब्री को दूर करना है, वो सारी चीज़ें आप लिख सकते थे यहाँ पे। जब एग्जैक्टली कुछ कॉन्क्रीटली नहीं पता हो तो उसके रिलेटेड ये चीज़ें लिख सकते हो आप, गलत नहीं होने लगी। कोई भी क्वेश्चन जब आपके सामने खाली पेज है ना, और एक क्वेश्चन है, nothing is going to be absolutely wrong, nothing is going to be absolutely right, you just need to present your own view which needs to be as clear as you can, as demarcated as you can, ताकि एक बाउंड्री सेट हो कि इससे बाहर नहीं जा रहे, जो आपने पूछा है वही बता रहे हैं, और as convincing as you can. For example, when I write question, मेरे दिमाग में I take 3-4 things into consideration. What are those 3-4 things? Firstly, जो एग्जामिनर चेक कर रहा है वो बुद्धू है, उसे कुछ नहीं पता, therefore I need to be as clear as I can. क्लियर रहो, पॉसिबल रहो, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स दिखनी चाहिए आपके आंसर में। जो आप लिख रहे हो उसे आप काउंटर ऐसे ही नहीं कर रहे। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना इज़ अ डिफरेंट थिंग, क्रिटिकली एनालाइज करना अगर पूछा है तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट आपने जो लिखा है यू आर स्टिल ऑन इट, थॉट्स आपके क्लियर हैं एंड एब्सोल्यूट हैं। और वेरियस डायमेंशंस को प्रेजेंट करना, कि आई एम नॉट गिविंग अ नैरो व्यू टू हिम और हर, जितना वाइड आई कैन गिव द आंसर आई विल ट्राई टू गेट इन टू दैट डोमेन। टाइम में कंप्लीट करना वो सब सारी चीज़ें अलग बातें हैं, लेकिन दीज 3-4 थिंग्स आर द बेसिक पिलर्स विच मेक्स योर आंसर राइटिंग और योर आंसर बेटर देन अदर्स। अब GS4 ना, ये मुझे सबसे बढ़िया लगा इन सभी पेपर्स में से, क्योंकि कन्वेंशनल बहुत था नहीं, AI से डायरेक्टली क्वेश्चन एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू लिखना है। मेरे ख्याल से GS4 इज़ गोइंग टू, इसमें ना मार्क्स आर गोइंग टू डिफ़र, वरना नॉर्मली क्या होता है GS3 में एवरेज मार्क्स 90 के आसपास रह जाते हैं इवन टॉपर्स के, GS1 में, GS2 में ठीक ठाक मार्क्स आ जाते हैं, GS4 में भी ठीक ठाक मार्क्स आ जाते हैं, पर जैसे क्वेश्चंस हैं